बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स ऑन की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, आज जो हमने देखा, पहला मैच खेला गया और यूएसए और कनाडा के दरमियान, और यूएसए ने 7 विकेटों से विक्ट्री अपने नाम की। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही और हमने देखा कि नए स्टार भी हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिलेंगे। और आज एक और मैच खेला जाएगा जी, सेकंड मैच वेस्ट इंडीज़ और पपुआ न्यू गिनी के दरमियान, उस पर भी बात करेंगे। और हमारे पैनलिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन अज़हर अली। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और हमें अज़हर बाजवा भी ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अज़हर भाई। जी वालेकुम। आपने भी मेरा ख्याल है मैच एंजॉय किया होगा आज। बड़ा ज़बरदस्त मैच था, बड़ा एक्साइटिंग मैच था, और अमेरिका में इस तरह इतनी फ़ैन फॉलोइंग, इतनी एक्साइटमेंट, बड़ा मज़ा आ रहा था देख। बिल्कुल अज़हर भाई, आपने कल भी थोड़ी सी डिस्कशन की, ये 20 टीमों को आना और एक्साइटमेंट ओबियसली बहुत ज़्यादा है। ये नए स्टार भी हमें बहुत से देखने को मिलेंगे। ये लड़के कहीं ना कहीं लीग क्रिकेट और दूसरा फ्रेंचाइज क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं। ओवरऑल कैसे समझते हैं ये क्रिकेट के लिए कितना अच्छा है? क्योंकि हम जैसे फ़ुटबॉल की दुनिया में सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप हम देखते हैं और डिफरेंट लेवल पे हर तरह उनकी फ्रेंचाइज भी हो रही है, लीग भी हो रही है, और पैसे के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा उसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये क्रिकेट के लिए अमेरिका में आना, और आपको पता है कि अमेरिका जो है, यूएसए, वो हर स्पोर्ट्स का हब बनता चला जा रहा है, ये कितनी इंपॉर्टेंस रखता है? नहीं, बिल्कुल अमेरिका में होना ये बहुत आई थिंक कि अगर वहाँ पे क्रिकेट शुरू होती है, वहाँ लीग्स शुरू हो जाती हैं या एक लीग भी आ जाती है तो शायद वन ऑफ द टॉप लीग्स हो वर्ल्ड की। तो आई थिंक कि वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होना एक तो एडवांटेज, अगर आप टीम कनाडा या यूएसए को देखें, उनके पास ही है कैरेबियन सारा जी। तो वहाँ पर बड़ा टैलेंट होता है। आपको पता है कैरेबियन प्लेयर, जिस तरह इस मैच में भी हमें नज़र आया, दोनों टीमों की तरफ से ऐसे लग रहा था कि जो एरन जोन्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, तो पूरा कैरेबियन नाम हमें याद करने में सबका टाइम लगेगा, इसलिए मैं नीचे देख के पड़ा तो मैं कोई और नाम ना ले लूँ। तो आई थिंक कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो इंट्रोडक्शन है ना क्रिकेट की, सारी बात है, जो दूसरी कंट्री से लोग वहाँ आके सेटल हो रहे हैं, वही अभी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ज़्यादा, और वही प्लेयर्स आपको नज़र आएंगे। लोकल प्लेयर्स इतने नज़र नहीं आएंगे अभी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंडल्ज होते जाएंगे। तो लेकिन ये है कि अच्छा है कि इंटरेस्ट, देखें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा क्रिकेट लविंग यूएसए में रहती है, आबाद है, जो कि इंडियन, पाकिस्तानी, कैरेबियन, मतलब जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनकी जो लोग हैं वहाँ पर काम करने के लिए गए हैं। तो इंटरेस्ट तो लोगों का वहाँ क्रिकेट का है। अब जस्ट के वहाँ पर लीग स्टार्ट हो जाए, वहाँ जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, अभी वर्ल्ड T20 हो रहा है, तो आई थिंक कि बड़ा एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है उस खित्ते के लिए कि वहाँ पे क्रिकेट डेवलप हो। और आज का मैच जिस तरह इंटरेस्ट से देखा लोगों ने, जो क्राउड का पीछे से आप शोर देख रहे थे, स्पेशली होम साइड के लिए, इट वाज अमेजिंग। और एक राइवलरी थी जो हमें शायद पता नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो वो अब लोगों को पता है कनाडा और अमेरिका, यूएसए की भी जो है वो राइवलरी है। एक इसमें हम मैच से पहले भी, अभी शो से पहले बात कर रहे थे कि शायद ये साइड बैटिंग ट्रैक नज़र आ रहे हैं अभी, जो मेरे भी उधर कुछ लोगों से बात हुई है, और हर टीम कोशिश करेगी चेज़ की तरफ जाए, क्योंकि ये भी बैटिंग पैराडाइज लगी, बड़ी प्लेसेंट विकेट थी। आपको क्या लगता है यही माइंडसेट होगा तमाम टीम का? देखिए, जो स्पेशली नई टीमें हैं ना, वो यही कोशिश करेंगे किसी टीम, जिस तरह बड़ी, स्पेशली बड़ी टीमों के अगेंस्ट वो ये कोशिश शायद करें कि हम उनको एक ऐसे टोटल पे आउट कर लें, और फिर हमारी बैटिंग, जो अभी तक नज़र आया कि बॉलिंग में ना, स्पेशली मिडिल ओवर में उतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, या वो क्वालिटी हमें नज़र नहीं आ रही, तो डिफेंड करने में उनके लिए मसाइल हो सकते हैं। हाँ, अगर वो पहले बॉलिंग में एक टीम को एक मॉडरेट टोटल पे या ऐसे पार टोटल पे आउट कर लेते हैं और फिर अपनी बैटिंग को बैक करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लिक कर जाते हैं, उनके 2-3 जो अच्छे प्लेयर हैं उनको क्लिक कर जाते हैं। T20 ये शॉर्टेस्ट फॉर्मेट, और वो यही फॉर्मेट ऐसा है जिसमें बहुत चांस होता है कि टीमें का डिफरेंस ज़्यादा नहीं रह जाता, क्योंकि एक प्लेयर भी आपका मैच का पांसा पलट सकता है। तो आई फील कि ये उनका ज़रूर रहेगा। बाकी प्रेशर गेम्स जैसे जैसे आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता बड़ी टीमें आपस में खेलेंगी, तो हमें वाजे होगा कि कंडीशंस क्या कह रही हैं अभी, क्योंकि बॉलिंग हमने नहीं देखी, कितनी क्वालिटी की इतनी बॉलिंग नज़र नहीं आई। तो जैसे जैसे क्वालिटी बॉलिंग इन पिचेस पे बॉलिंग करेगी, कितना स्पिन फेवर करती है स्पेशली यूएसए में, और कितना पेस बॉलर इधर किस लेंस पे बॉलिंग करके उनको फ़ायदा होता है। तो आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता हमें पता लगेगा। लेकिन जो जो जैसे कहते हैं ना, मिनोज या छोटी टीमें जो जिनको इतना कोई रेट नहीं कर रहा, वो लाजमी कोशिश करेंगे कि पहले बॉलिंग करें और फिर चेज़ करें। जी सर भाई, आप भी बताइए, अब यूएस ने बड़ी कॉम्पैक्ट परफॉर्मेंस दी, जिस तरह अज़हर भाई ने भी बताया कि ओबियसली मॉडरेट टोटल, और इन विकेट्स पे जब बाउंड्री जो है आपकी डायमेंशंस बहुत बड़ी नहीं है, तो आई गेस 170-180 तक अगर आप कंटेन कर लेते हैं तो आपके पास बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो आप ये कैसा लगा चेस को, और उनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से बड़ा
कैलकुलेटेड और ऑलमोस्ट 15 बॉल पहले ही चेस कर लिया उन्होंने। देखिए इस इनिंग्स का, इस मैच का जो टर्निंग पॉइंट एरन जोन्स की इनिंग्स थी। एरन जोन्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था, तो उन्होंने बीपीएल में भी खेला हुआ है और कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी खेलते हैं, और ये है न्यूयॉर्क बॉर्न, लेकिन इनका पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस एक्सपोजर है। तो डेफिनेटली जिस तरह फ्रेंचाइज क्रिकेट डेवलप करी है पूरी दुनिया में, बीपीएल आ गई, कैरेबियन प्रीमियर लीग आ गई, अब लास्ट ईयर मेजर लीग क्रिकेट भी यूएस में खेली गई है, तो उसका इम्पैक्ट आ रहा है इन टीम्स में। जो खिलाड़ी लोगों के पास इन लीग्स का एक्सपीरियंस है, जब वो एफिलिएट साइड्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनकी भी परफॉर्मेंसेस ख़ासतौर पे जब इन लीग्स में खेलते हैं, तो जो टेस्ट प्लेइंग खिलाड़ियों के साथ वो खेलते हैं, बॉलर्स को फेस करते हैं, बैट्समैन बॉलिंग कराते हैं इनके खिलाड़ी, तो उनकी परफॉर्मेंसेस भी इंप्रूव हो रही है। तो टर्निंग पॉइंट एरन जोन्स की इनिंग्स थी, क्योंकि जब वो खेलने के लिए आए उस टाइम एंड्रस गॉस भी स्ट्रगल कर रहे थे। जब उनकी इनिंग्स ने टर्निंग पॉइंट किया, और अनफॉर्चुनेटली जो कनाडा से जहाँ गलती हुई, वो स्पिनर को बहुत अच्छा खेल रहे थे। वहाँ अगर कोई एक ऐसा फास्ट बॉलर लगाते या कोई ऐसा मीडियम फास्ट बॉलर लगाते वेरिएशंस वाला, उनको आउट करने की कोशिश करते, और कैचेस भी ड्रॉप हुए, तो लिहाजा वो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सके यूएस को। मेरा ख्याल है अगर भाई जितना ज़्यादा ये खेलेंगे, एज मोर एज दे विल प्ले, तो उतना ज़्यादा इनको ग्रेजुअली एक्सपीरियंस भी आएगा। इन लड़कों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, जितने भी टीम के लड़के जो पहली दफ़ा खेल रहे हैं आखिर इंटरनेशनल लेवल पर? बिल्कुल, इनको तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से कोई खेलता है ना, जब पीएसएल या बीपीएल या व्हाटएवर लीग्स में आप परफॉर्म करके खेलते हैं, तो स्क्रूटनी है ना जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस की, वो ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी स्क्रूटनी इतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्लेयर होते नहीं हैं। सो दे प्रोटेक्ट देयर प्लेयर्स, ठीक है, बैकअप करते हैं कि नहीं भी परफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। फिर मीडिया आपके ऊपर तनकीद भी करता है, 3-4 मैच हो जाते हैं तो आपका एक डिफरेंट सिनेरियो, और फिर वो प्रेशर फिर हैंडल करना इतना आसान नहीं रहता। तो आई फील इनके लिए शायद अभी भी ये वर्ल्ड T20 भी एक एक्साइटमेंट ज़्यादा है रादर देन प्रेशर, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग टू विन, दे हैव नथिंग टू लूज बेसिकली। सो आई फील कि इनको प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को, जिस तरीके से आज एरन जोन्स ने किया, और बाकी प्लेयर्स भी नज़र आए, परफॉर्मेंस और प्लेयर्स की जानिब से भी आई। तो आई फील कि इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा। जिस तरह पाकिस्तानी प्लेयर अगर टीम में सेलेक्ट होता है, या इंडिया से या श्रीलंका से, कहीं भी और से, जो जिनकी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा होती है, तो आई फील कि इनको इतना नहीं होगा। अच्छा, एक और टॉपिक भी है, इस पर भी अभी विकेट्स के बाद डिस्कस करते हैं कि काफ़ी प्लेयर पाकिस्तान के भी यूएसए जाना शुरू हो गए। अभी एंडरसन भी हमने देखा कि वो भी खेल रहे थे। अदर भाई कोई कमेंट करना चाहें विकेट्स के हवाले से? बॉलिंग कैसी थी और चैनल भी हुई? नहीं, देखिए ऑब्वियसली वही बात है कि स्टार्ट में कनाडा की बॉलिंग लग रही थी जैसे काफ़ी थ्रेटनिंग है। कलीम सना आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान के कैंप अंडर 19 के कैंप में भी आ चुके हैं, और मैंने इनको एनसीए में भी देखा था। तो अगेन वही कि थोड़ा थोड़ा टैलेंट है, लेकिन वो ये बैकअप करना, उनके जो एक स्पेल को दूसरा जो स्पेल है वो बैकअप करता है, जो मिडिल ओवर्स हो गए या हो गए, तो वो उनसे नहीं हो पाया उस तरीके से। फिर वही जैसे इन्होंने बात की कि जब वो स्पिनर को हिटिंग कर रहे थे, इनको पेसर लाना था, लेकिन वही बात है, बेचारों के पास उतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं। जैसे पाकिस्तान के पास 3-4 फास्ट बॉलर हैं, या किसी और जो टॉप प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस हैं इस वक्त, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि दे कैन ऑलवेज रिलाई ऑन देम। तो वहाँ पर नज़र आया कि वहाँ पे थोड़ी वीकनेस है कि अगर पार्टनरशिप लग जाती है, फिर इन टीमों से ना उस तरीके से कम बैक नहीं हो पाता। बिल्कुल। सर भाई, आप करना चाहेंगे? कुछ क्वालिटी बॉलिंग का मसला नज़र आता है। नॉर्मल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल किस्म के बॉलर हैं, मीडियम पेस बॉलिंग है। अगर बॉलिंग भी देखें स्पिनर की भी, तो वो भी सिंपल ट्रेडिशनल बॉलिंग है। कोई मिस्ट्री स्पिनर या इस तरह का मैजिकल बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई। उस हवाले से आपका क्या टेक है? डेफिनेटली जो एक्सपोजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस का है, वो एफिलिएट साइड्स को उस लेवल का अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला। मेरे ख्याल में जो मैच कल का जो मैच था, वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह का ये ग्रुप है, आपने देखा है कि इसमें यूएस है, कनाडा है, फिर आयरलैंड, पाकिस्तान और इंडिया। तो अगर इनमें से इन दोनों टीमों का अगर कोई भी चांस है क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट था कि आज वाला मैच मस्ट विन था। तो इसलिए यूएस के लिए एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री है। और यूएस को हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यूएस ने रिसेंटली बांग्लादेश को भी T20 सीरीज हराई है। तो यूएस एक ऐसे पोटेंशियल बनाना स्किन है जो आयरलैंड, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अगले मैचेस में हो सकता है। तो इनको लाइट नहीं लिया जा सकता, और खासतौर पर इस तरह की कोई एक इनिंग्स लग जाए जिस तरह की एरन जोन्स ने लगाई है, तो हमारे लिए। और एक आधे मैच में हमारे खिलाफ बारिश होगी तो यू नेवर नो, कहीं भी मामला आ सकते हैं ये। देखें, जो भी टीम इस T20 वर्ल्ड कप में आई है, आपको उसको ऑब्वियसली सीरियसली लेना है, क्योंकि स्लिप का चांस इस पूल में बहुत कम है। क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता एक मैच स्लिप कर जाते हैं, जैसे
अगर 2007 का वर्ल्ड कप था जिसमें आयरलैंड से पाकिस्तान हारा था, तो वो उसके बाद आपके पास चांस ही नहीं बचता फिर वापस आने का, क्योंकि आप एक मैच अच्छा हार गए और एक आप हल्का मैच हार गए, तो आपको फिर चांस नहीं रहता। नहीं, वो जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, फिर जिम्बाब्वे से हारे, तो फिर एक ऐसा स्पेल हुआ कि सारी चीज़ें कुदरत का निज़ाम चला फिर। बिल्कुल लेकिन देखें हर दफ़ा आप उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो ऐसी चीज़ हुई कि हम सोच रहे थे कि यार साउथ अफ्रीका और जो नेदरलैंड्स का मैच था, यार बारिश हो जाए तो शायद हमारा कोई, लेकिन मैच भी उधर ही था कि भी उधर बारिश होगी तो हमारी भी बारिश हो जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगा, लेकिन वो फिर जो एक ऐसे लगा मौजाती जीत थी नेदरलैंड्स की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो हो जाए तो फिर तो आप कम बैक कर सकते हैं। लेकिन फिर यही है कि जब ऐसा पूल होता है ना जिसमें थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि एक ही टफ ओपोनेंट है, बाकी सारी आपकी ऐसी ओपोनेंट्स हैं जिनको आपको लाजमी जीतना है। तो आई फील के ये पूल जो है ना, इसमें आपको बहुत ही आई थिंक हर मैच को अब आई एम श्योर वो सीरियस लेंगे भी और लाइट नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि उधर भी जैसे हमने पहले भी बात की कि छोटे फॉर्मेट में आपको कोई भी हरा सकता है, बड़ा जितना लंबा फॉर्मेट होता जाएगा ओडीआई में कम्पीट करना छोटी साइड के लिए, या कंपैरेटिवली आप कहना चाहिए जितनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं है उसके लिए कम्पीट करना मुश्किल है, टेस्ट में और मुश्किल हो जाता है। तो इसमें तो जैसे आपने कहा कैमियो किसी का आ गया, कोई स्पेल अच्छा हो गया, तो दैट कैन सफ़र। दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हैं, काफ़ी प्लेयर्स पाकिस्तानी डिसहार्ट होकर यूएसए जाना शुरू हो चुके हैं, जिसमें समी असलम है, हमाद आजम है, एहसान आदिल है, और भी 4-5 नाम ऐसे आ रहे हैं। कई लड़के सब यूएसए जा रहे हैं और अपना मेरी कुछ से बात भी हुई, वो अपना टाइम पूरा कर रहे हैं, किसी तरह 5 साल पूरे हों तो फिर हमें अपॉर्चुनिटी एलिजिबल हो जाएंगे ओबियसली खेलने के लिए अमेरिका के लिए। तो ये एक जो माइंड सेट अब बनता जा रहा है तमाम वो प्लेयर जिनको पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। और इसमें एक लॉस ये भी है, जिस तरह हमने कल भी डिस्कशन की थी, कि अगर आप अपने PSL के लड़कों को या डोमेस्टिक के लड़कों को वैल्यू नहीं करेंगे और अपना जो पूल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का वो छोटा करते जाएंगे, या कोई ऐसा टियर नहीं बनाएंगे सेकंड जिसमें आप कहेंगे जी ये हमारा 50-60 लड़कों का पूल है, इसमें से हम पिकअप करेंगे, तो ये लड़के यूएसए क्या और भी दूसरी साइड पे जा सकते हैं ग्रेजुअली। आपका क्या कहना है? एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि सम टाइम ना हम सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ फॉल्ट देखते हैं कि यार शायद इन्हीं की गलती की वजह से ये प्लेयर्स भाग के जा रहे हैं। सम टाइम प्लेयर का अपने फॉल्ट्स भी होते हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड मैं ये भी कहूँगा कि कुछ सिनेरियोज ऐसे बने जिससे कुछ प्लेयर्स डिसहार्ट होना शुरू हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान क्रिकेट में जो ये चीज़ स्टार्ट हुई है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट की बंद होने की। बिल्कुल। उसमें क्या हुआ कि आपका जो प्लेयर है ना, वो अगर तो पीसी, क्योंकि सेंट्रलाइज जब भी होता है ना तो एक पॉलिसी आती है, यू गेट सम टाइम वो प्लेयर्स उस पॉलिसी के अंदर बाहर होना शुरू हो जाते हैं, या जो मैनेजमेंट होती है टीम्स की वो उन प्लेयर्स को डिसलाइक करती है, तो वो उस तरीके से परफॉर्म कर नहीं पाते या फिर वो बाहर होना शुरू हो जाते हैं। फिर उनके पास दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं रहता जो डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी पहले, कि जहाँ वहाँ परफॉर्म करके वो दोबारा जगह बना सके। तो आई फील कि जब वो सेंट्रलाइज हुआ ना सारा, कि सिर्फ कंट्रोल सारी टीमों का पीसीबी के पास था, उसके दौरान जो सिलेक्शन पॉलिसीज़ बनी, फिर जो कोचेज़ ने उस टाइम पे बिहेव एट टाइम्स किया प्लेयर्स के साथ, वो ऐसा लगा उनको कि यार यहाँ से अब हम निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी सी आ गई थी। तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने से ये बहुत बड़ा हमें फ्लॉ मीन के प्लेयर्स को इनसिक्योरिटी हुई कि यार अच्छा यहाँ नहीं है तो हम फिर कहाँ खेलेंगे। तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था इन वहाँ जाने में। अगर सारे नहीं तो एटलीस्ट 50% प्लेयर्स के जाने में ये रीज़न मेरे ख्याल में है और होगी भी। तो आई थिंक वो ना होता तो आई थिंक ये प्लेयर्स अभी भी आधे से ज़्यादा प्लेयर्स ये यहीं पे रहते। अच्छा भाई, आप सब प्लेयर से मिलते हैं, आपकी ओबियसली इंटरेक्शन रहता है और आप कैप्टन भी रहे हैं। डोमेस्टिक के अंदर ओबियसली हमारी ये जितने भी लड़के हैं लास्ट 5 डेकेड से ये डिपार्टमेंट के थे, और आपने जैसे जिक्र किया 800-900 लड़का जॉबलेस हुआ ओबियसली, और आपने उस टाइम जो PM थे आप गए और सर हफीज़ भाई और मिसबाह तीनों ने जाके बात की। अब रिवाइवल जो है, अब वो लड़के जो कोई ओबियसली कैब चलाना शुरू हो गया, किसी ने बर्गर लगाना शुरू हो, क्योंकि इंडिविजुअल एक बंदा एक नहीं होता, पूरे घर को भी पाकिस्तानी कल्चर में सर्व कर रहा होता है। एक तो नुकसान की तो बात हम कर रहे हैं, अब सोल्यूशन क्या देखते हैं? ये दोबारा रिस्टोरेशन हो चुकी है? अभी मेरा कुछ से बात हुई, उन्होंने कहा जी प्रॉपर नहीं हो पा रही, डिपार्टमेंट अभी काफ़ी कंसर्न रखते हैं, उनकी रिजर्वेशन अपनी जगह पे खड़ी है कि दोबारा ये मसला आया तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे, तो उसका क्या फ्यूचर है? स्पेशली आई फील कि जब ज़ाहिर इलेक्शन जब हो रहे थे तब भी ये चीज़ें काफ़ी इनसिक्योरिटी थी डिपार्टमेंट के अंदर भी, कि यार ये ना हो कि एक दफ़ा हम फिर दोबारा खर्चा कर दें और फिर ये बंद हो जाए।
सो वो उस वजह से ये उस तरीके से रीओपन नहीं हो सकी अभी तक कि उनको इनसिक्योरिटी थी। आई एम श्योर नेक्स्ट ईयर से ना, अभी ग्रेड 2 हुई है, बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स आए हैं, तो और जो डिपार्टमेंट्स ग्रेड 1 नहीं खेले, जिन्होंने अपनी टीम दोबारा से एंटर नहीं कराई, वो भी अब दोबारा सोचना शुरू होंगे कि वी हैव टू कम बैक टू क्रिकेट। और अभी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है दोबारा से, ग्रेड 2 पूरी हो गई है, अब दोबारा नेक्स्ट सीज़न जो होगा उसमें आप देखेंगे कि टीमें और बेहतर तैयारी से भी आएंगी, उनके बजट्स भी बेहतर होंगे, क्योंकि अब उनको ट्रस्ट डेवलप हो रहा है कि ये इट्स देयर, अब ये ख़त्म नहीं होगी। और मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को ऐसा डिसीजन करना चाहिए लॉन्ग टर्म, जिससे ये उनको सिक्योरिटी हो कि भाई पॉलिटिकल जितनी भी चेंज आ जाए, लेकिन ये चीज़ चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट की एक जिसको कहते हैं बैकबोन के अलावा भी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम कोई वेलफेयर स्टेट तो है नहीं है, बिल्कुल ऐसे। तो उस वजह से हमारे जो प्लेयर को ग्राउंड में रखने के लिए स्टाइपेंड्स की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तानी प्लेयर को ग्राउंड में 20-22 साल की उम्र में रखें और उसको अर्निंग कोई नहीं हो रही, क्योंकि हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं। उनके पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं व्हेन दे आर 20-22 दे स्टार्ट अर्निंग समथिंग टू हेल्प द घर में हेल्प सपोर्ट द फैमिली। लेकिन अगर आप छोड़ देंगे जी, नहीं जी, जो उस टाइम पे सोच थी कि मीडियोकर प्लेयर्स जो है ना वो क्रिकेट छोड़ दें, ये दुनिया में कहीं भी नहीं होता। मैं थोड़ी सी और बात करूँगा सर भाई, आपका ओपिनियन भी ले लेते हैं ब्रेक से पहले, कि ये कितना क्रिकेट को डेंट हुआ इससे कि एक सेकंड जो PSL के बाद जो आपका सेकंड ईयर था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उसके बाद लड़कों ने ऑब्वियसली ग्राउंड से निकल के अर्निंग की तरफ चले गए, और वो जो पूल था जो आपको स्पोर्ट आ रही थी वो ख़त्म हुई, तो उसका नुकसान बहुत हुआ। कि बड़ा वैलिड पॉइंट आप लोगों ने रेज़ किया है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, कोई भी एथलीट होता है, जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल होता है अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो बड़ा लिमिटेड होता है। 15-20 साल में वो अपना करियर स्टार्ट करता है, फिर नॉर्मली 35-40 साल तक वो रिटायरमेंट स्टेज पे आ जाता है, क्योंकि बॉडी इतनी सपोर्ट नहीं करती कि आप इस लेवल पे कोई भी स्पोर्ट्स खेल सके। तो उस हवाले से अगर आपने इकोनॉमिक सिक्योरिटी या फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपने खिलाड़ियों को देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी क्रिकेट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बहुत इवॉल्व कर दिया। पहले जिस तरह था कि जो टेस्ट प्लेइंग नेशन था, या बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता था, अब ओवर द ईयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गई है। कैरेबियन प्रीमियर लीग आ गई है, बिग बैश आ गई है, 100 आ गई है इंग्लैंड में, IPL आ गई है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आ गई है, श्रीलंकन प्रीमियर लीग। उस हवाले से प्लेयर्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं आगे भी, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा आप एक सर्टेन लेवल ऑफ टैलेंट होना चाहिए, तो आप इन लोगों में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपने अपने टैलेंट को रिटेन करना है, उस हवाले से बड़ा ज़रूरी है कि आपको अपने इंडिजिनस डोमेस्टिक लेवल पे एक ऐसी सपोर्ट बेस, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सको कि वो अपना सब्सिस्टेंस कर सके। और ऑब्वियसली आप फंडामेंटल और बेसिक को नहीं कभी तोड़ सकते, वो आपकी रहती है, तो फिर आपके चलते। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके इस पर थोड़ी सी और बात करेंगे, और जो सेकंड मैच आज खेला जाएगा उस पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस, वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। अदर भाई, जो डिस्कशन हम कर रहे थे ब्रेक से पहले डिपार्टमेंट के हवाले से, ऑब्वियसली जिस तरह आपने भी कहा कि वेलफेयर स्टेट नहीं है पाकिस्तान की, और 6 टीमों को बना देना और 192 के एम्बिट के अंदर लड़कों को ले आना, और जो 700-800 लड़का जॉबलेस हुआ, उसको ऑब्वियसली बहुत नुकसान हुआ। मेरी भी खान साहब से तब बात हुई थी इस हवाले से। उनका कंसर्न ये था कि लड़के जब वो रोज़गार के चक्कर में पड़ जाते हैं, एक लिमिटेड उनका माइंड सेट बन जाता है, और वो फिर उनके अंदर हंगर टीम में आने का ख़त्म हो जाता है। जबकि मेरा मानना ये था कि ओबियसली आप एक सेकंड ईयर के तौर पे चलने देते, जब तक ये एस्टेब्लिश हो जाता फिर आप छोड़ देते। तो आपका क्या इस पे टेक, और क्या आपकी भी मीटिंग हुई थी, क्या डिस्कशन? देखिए, जो बात सिंपल है, फिर तो PSL में पैसे देना बंद कर दें इतने सारे, क्योंकि PSL में फिर फाइनेंशियल बेनिफिट तो प्लेयर को नज़र आता है ना। तो आई फील के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, यहाँ पर एक तो चैलेंजेस, मैंने जैसे पहले ही बात की थी कि चैलेंजेस हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं। प्लेयर तभी खेल पाता है 18-20 ईयर्स के बाद, जब उसको कुछ ना कुछ पैसे मिल रहे हो। अगर नहीं पहुंच पाता ना उस स्टेज तक, तो फिर वो क्रिकेट छोड़ना पड़ जाती है उसको। मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। उसके साथ उनका जो विजन था वो बुरा नहीं था। आई फील के जो 6 टीमों वाला वो कॉन्सेप्ट लेके आए थे, सेकंड 11 वाला, वो ठीक था। हाँ, टीमें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, 8 से 10 टीमें होती। साइज ऑफ द कंट्री देखें, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, 25 करोड़ जी, तो और एक ही स्पोर्ट मतलब बाकी स्पोर्ट्स को हमने उस तरह तवज्जो नहीं दी, फिर आप इसको नहीं देंगे तो ये भी वहीं पहुंच जाएगी। तो बजाय कि हम इसको देखते हुए दूसरी स्पोर्ट्स पे भी जाएं, और उसमें भी टैलेंट हमारे पास मौजूद है, बजाय हम क्रिकेट हमारे पास मौजूद है कि इसमें सब कुछ प्लेयर ये सब उसके है। दूसरी स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्लेयर को नहीं मिलते, थोड़ी देर बाद वो अपनी शौक से या अपने टैलेंट पे खेलते हैं, फिर उसके बाद उनको नज़र कुछ नहीं आता। तो उस तरह आपको
ग्रोथ नज़र नहीं आ रही उस स्पोर्ट्स की जितनी आपको क्रिकेट में नज़र आती है। क्यों नज़र आती है कि स्पॉन्सरशिप भी है क्रिकेट में। पीसीबी ज़ाहिर बात है जब स्पॉन्सरशिप आता है, पीसीबी के पास पैसे होते हैं तो वो क्रिकेट कराता है अच्छी जगहों पे, मतलब कि टूर्नामेंट्स कराता है जिससे प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म मिलता है बेहतर से बेहतर होने का और प्लेयर्स को फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हैं। इस तरह अगर आप बाकी स्पोर्ट्स में भी करना शुरू हो जाएंगे, मुझे 100% यकीन है कि वहाँ से भी आपको टैलेंट नजर आएगा। अभी भी आप देख लें जो हमारे जेवलिन थ्रोअर हैं अरशद नदीम, वो गए हैं, सारे हम उनको मिलके देख रहे थे, वो फ्रॉम नोवेयर उठ के आए हैं। तो आई फील कि जब तक आप फाइनेंशियल साइड नहीं देखेंगे प्लेयर्स की, उनको सिक्योरिटी नहीं देंगे फाइनेंशियल, तब तक आप ये रहेंगे। आपका जो विजन था वो बहुत अच्छा था जिसमें आपने थोड़ी सी क्वालिटी लाने की कोशिश की। हमारी पहली एक एक्सट्रीम थी, हम बहुत ज़्यादा फर्स्ट क्लास टीमें रखते थे, फिर हम एक और एक्सट्रीम पे आए जिसमें बहुत कम टीम्स हो गई। तो आई थिंक एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो आई थिंक ये उसको और पैरेलल अगर बैलेंस रखना चाहिए। बैलेंस और पैरेलल बनता रहता है, जैसे आपने भी कहा, वो एस्टेब्लिश हो जाता है, वो इतना मैच्योर, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आपको सेकंड ईयर की जरूरत ही ना पड़ती। और जिस तरह आपने अरशद नदीम की बात की, मैंने इस पे वो एक ओपन सी रिपोर्ट हमने तैयार की, उसमें था कि जो जेवलिन थ्रो जीता था जिस टाइम नीरज चोपड़ा, उस अकेले का बजट जो था कोविड में उसको जर्मनी भेजा गया और 10 करोड़ था इंडियन रुपीज। और पूरी हमारी जो हमारी ओलंपिक्स फेडरेशन का जितने भी ओलंपिक ने पार्टिसिपेट किया उन बेचारों का बजट 2 करोड़ था। तो इमेजिन, आप इमेजिन करें कि एक प्लेयर पे कितना इन्वेस्ट किया गया है। इधर पूरी फेडरेशन तमाम प्लेयर को मिला के वो क्या था। और अरशद तो खुद कोविड टाइम में घर चला गया और कई दफ़ा उसके पास बांस के साथ वो ट्राई करता था, जेवलिन ही नहीं होता था। तो ये जब सर्कमस्टांसेस में हमारा प्लेयर आके डिलीवर करता है, क्लोज टू विन द गोल्ड। यस, गोल्ड जीतने के बहुत क्लोज था, थोड़ा अनलकी रहे। इज़हार भाई आज दूसरा मैच भी खेला जाएगा और ओबियसली वेस्ट इंडीज़ बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और नज़र आ रहा है 2 दफ़ा के वर्ल्ड चैंपियन भी है। और ओबियसली पापुआ न्यू गिनी की बात करें तो हम सब ने कभी उनको देखा नहीं खेलते हुए। क्या आप देखते हैं, कैसा मुकाबला एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, वेस्ट इंडीज़ इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट जो वाइट बॉल टूर्नामेंट हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, उसके लिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे 50 ओवर के लिए, लेकिन उसकी डिसअपॉइंटमेंट के बाद उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। इन्होंने इंग्लैंड को हराया T20 सीरीज़ 3-2, फिर बाद में ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके 2-2 टाई की T20 सीरीज़, फिर अभी रिसेंटली उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया T20 सीरीज़। और वेस्ट इंडीज़ को वार्म अप में उन्होंने 200, ऑस्ट्रेलिया को वार्म अप में उन्होंने 250 प्लस उन्होंने किया। और उनके जो प्लेयर्स हैं उनकी आईपीएल में भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। एंड्रे रसल ने आईपीएल जीता है अभी कोलकाता नाइट राइडर्स से, और बाकी भी उनके प्लेयर्स जो हैं बड़े अच्छी फॉर्म में हैं। तो और उनका अगर ग्रुप भी देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है। पापुआ न्यू गिनी तो है ही है और वेस्ट इंडीज़ भी है, उसके अलावा अफगानिस्तान भी इस ग्रुप में और न्यूजीलैंड भी इस ग्रुप में है। तो इन तीनों में से 2 टीमों का आगे जाने के चांसेस हैं। तो इस हवाले से एक बड़ा मस्ट विन मैच है वेस्ट इंडीज़ के लिए और वो आई एम श्योर बड़ी डोमिनेंट परफॉर्मेंस देंगे। और इसमें देखें टेस्ट मैच भी ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते। हाँ, वो टेस्ट वो जीता कि यार कुछ ना कुछ अच्छा ये कर रहे हैं कि टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में जाके जीतना आसान नहीं। और एटलीस्ट शॉर्टर फॉर्मेट में तो इन्होंने कभी भी मार नहीं खाई। ओडीआई में हमने देखा क्वालिफाई नहीं कर पाए, बट ग्रेजुअली जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस T20 में देखे, एक चीज़ अदर भाई ये भी दिखाइएगा कि इनके लड़के सारा साल लीग खेलते हैं या 2 साल कहीं आगे पीछे रहते हैं। जब वो वर्ल्ड कप आता है तो सारे जेवलिन होते इकट्ठे हो जाते हैं और फिर सरप्राइज करते हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस टीम को इस दफ़ा जो इतनी बैलेंस लग रही है? देखिए, जब भी ये हर्ट होते हैं ना तो ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अब अगर आपको याद होगा जो डैरेन सैमी ने जो सेकंड वर्ल्ड T20 जीता था, उस टाइम इनकी किट्स भी नहीं आई हुई थी। हाँ, तो जब ये आई थिंक यूएई में इन्होंने कुछ अपना कैंप शैम्प लगाया था, उसमें इकट्ठे हुए। लेकिन डैरेन सैमी की बहुत बड़ी क्वालिटी थी, टीम को जेल बहुत अच्छा करता था। इस तरह ही पास में भी अगर जब ये टॉप पे थे दुनिया में, क्लाइव लॉयड या ऐसे जो कैप्टन थे, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनमें थी, उनको टीम को जेल करने में बहुत काम। जब ये जेल हो जाते हैं, जिस मकसद के पीछे पड़ जाते हैं, तो फिर ये बहुत डेंजरस हो जाते हैं। अगर कोई इनको बात कर दे, अगर मार्लन सैमुअल्स जो थे उनको कोई बात बुरी लग गई थी, उन्होंने फिर सेमीफाइनल फाइनल दोनों जिता दिए थे। तो जब ये हर्ट होते हैं दे बिकम वेरी डेंजरस। बिट लाइक पाकिस्तान एज वेल, कि जब पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है, वी बाउंस बैक वेरी नाइसली। वो बड़ा मतलब कि सब पूरी दुनिया को सरप्राइज़ कर देते हैं। तो आई थिंक ये टीम डेंजरस होगी अगर ये पूल क्रॉस कर जाती है, क्योंकि ये 3 टीमों में से 2 ने जाना है। सो 2 में से 1 मैच तो जीतना इनके लिए लाजमी है। तो सर भाई आप कह रहे हैं कि हमारी टीम को भी क्रिटिसाइज करें, डेंजरस हो जाती है, तो क्रिटिसाइज हम कर देते हैं। लेकिन वो चेयरमैन साहब ने साथ मना भी कर दिया कि आपने इनको कुछ नहीं कहना 1 महीना। प्लेयर्स को पता है कि क्रिटिसिज्म होगा, जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लें, क्रिटिसिज्म तो आता है। और कुछ सही होता है और कुछ थोड़ा सा आपको पता है मसाला एक्स्ट्रा भी लगता है हमारे कंट्री में। तो वो प्लेयर्स यूज्ड टू हैं।
कोई ऐसे या कोई क्रिटिसिज्म होगा, कोई उनके लिए नई बात नहीं होगी। हाँ, जो नए प्लेयर हैं उनको ज़ाहिर बात है इससे यूज़ टू होना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी क्रिटिसिज्म हो उसको पॉजिटिवली लें। मैंने एट टाइम्स देखा है प्रेस में आके प्लेयर्स जो है ना वो बात करते हैं, वो ज़रूर फ़ायदा नहीं है। अब हमारे टाइम पे जो हमारे जो रोल मॉडल्स थे वो यूनुस भाई और मिसबा भाई थे, वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते थे। वो कोशिश ये करते थे यार ग्राउंड में हम परफॉर्मेंस से बिल्कुल ठीक सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, और यही आई थिंक प्लेयर्स को करना चाहिए मेजॉरिटी। और जैसे जो प्लेयर्स एक्स प्लेयर्स हो जाते हैं, रिटायर होते हैं, उनको इन चीज़ को ख्याल रखना चाहिए कि आप परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म ज़रूर करें, लेकिन फॉर नो रीज़न अगर आपने बस क्रिटिसिज्म करना है फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, उनको देखना चाहिए कि उस तरीके से ना करें फॉर सेक ऑफ व्यूअरशिप बात करने के बाद वायरल हो जाएगी तो हार गए हैं तो बस उड़ाने। जो पॉजिटिव चीज़ें वो पॉजिटिव रखें, जो चीज़ ख़राब हो रही है, अगर टीम सिलेक्शन ठीक नहीं हो रही, प्लेइंग 11 सही सिलेक्ट नहीं हो रही, ज़रूर बताएं। आई थिंक उससे अगर अच्छे वे में करेंगे प्लेयर्स, कप्तान भी सीखेगा, टीम मैनेजमेंट भी सीखेगी उससे। ये तो हो नहीं सकता कि यार आप जब उधर उस मुकाम पे पहुंच गए तो आप हर चीज़ सही करेंगे, गलती आपसे भी होगी। उसमें कोई अच्छे वे में आइडेंटिफाई कर रहा है तो उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल, और एजेंडा बेस्ड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके कुछ और टॉपिक्स इंटरेस्टिंग है उन पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अदर भाई थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि तमाम फैंस उस हवाले से भी बात सुनना चाहते हैं। थोड़ी सी कल हमने डिस्कशन की थी टीम सिलेक्शन के ऊपर। आपकी नज़र में कोई ऐसा प्लेयर, शामा मीर तो हमने कल डिस्कस किया था कि शायद उसकी जगह बनती थी, कोई ऐसा प्लेयर लगता है जिसको टीम में नहीं होना चाहिए था, या सेलेक्ट हुआ है तो उसको भी ये स्क्वाड का पार्ट नहीं होता तो बेहतर था? क्योंकि ये डिस्कशन तो बहुत होती है, कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हुआ कुछ प्लेयर के साथ, दोस्ती यारी भी है, तो आप इस चीज़ को किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल टीम सिलेक्शन, अगर मैं कोई भी प्लेयर ऐसा नहीं है जो विदाउट एनी रीज़न सेलेक्ट हुआ, ये तो मैं नहीं मानता। हाँ, अगर आप जिसमें थोड़ी सी, जैसे आमिर जमाल था, आप उसको लेके जा सकते थे एज ए फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। आपको चाहिए अगर 4 पेसर कहीं खिलाने पड़ जाते हैं आपको, जो डायमेंशन ऑफ द ग्राउंड डिमांड कर रही है या कंडीशन ऑफ द पिच डिमांड कर रही है कि 4 पेसर आपको ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपके पास फिर बैटिंग वीक ना हो आपके पास कोई ना कोई प्लेयर हो नीचे से जो 25-30 तेज़ कर सके। इसी तरह अबरार को प्लेइंग 11 में जल्दी लाना चाहिए था इनको, उसको ज़्यादा मैच, क्योंकि शदाब आउट ऑफ फॉर्म है, तो शदाब को तो आप एक तो रेस्ट दे देते थोड़ा सा, उसको जैसे मैंने पहले कहा एक डिफरेंट वे से क्रिकेट को देखने का मौका, अपनी गेम को दोबारा से बेसिक जो उसके नहीं चल रहे वो उसको दोबारा प्रैक्टिस करने का मौका मिलता शायद, और अबरार एक आपका बैकअप तैयार हो जाता। अब वही बात है, वर्ल्ड कप में जाके आप एकदम खिलाएंगे, अब वो एक मैच में नहीं करता, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उसको दूसरा चांस देने का, फिर आप कहेंगे यही कम शदाब ही बेहतर है। तो आई फील के हम थोड़ा सा अगर इन 2 चीज़ों को कर लेते, बाकी कई लोग कह रहे हैं आज़म को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आई फील कि उसने इतना परफॉर्म करके दिया था कि उसको एक फेयर रन मिलना चाहिए था, जो कि अब मिला है। तो आई थिंक इसको पहले मिल जाता तो हमें पहले डिसीजन करने में आसानी हो जाती, हम इन आउट करते रहे उसको। तो अब जाके ये है कि अब वर्ल्ड कप में वो चला गया, हमें उसको बैक करना चाहिए। एक तो ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस अगर नहीं आए तो आप ज़ाहिर बात है परफॉर्मेंस पे क्रिटिसिज्म तो आता है, लेकिन कि जी इसको होना ही नहीं चाहिए था, ये किसी वजह से अंदर है टीम के। आई थिंक ये बहुत ऐसी बातें हैं जो मेरा नहीं ख्याल है करनी चाहिए, स्पेशली एट अ टाइम टीम अगर गई भी है वहाँ पर खेलने, उसकी परफॉर्मेंस पे क्रिटिसाइज़ करें, फिटनेस पे ऑब्वियसली हमने भी कल बात की। देखें जब आप फिटनेस नहीं होगी आपकी परफॉर्मेंस ज़्यादा जल्दी, बुरी परफॉर्मेंस ज़्यादा जल्दी एक्सपोज होगी। आई थिंक आमिर जमाल, आई फील के PSL में उसकी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन उसने ग्लिम्स दिखाया बॉलिंग में भी। लेकिन एक वो जो बैटिंग वाला फैक्टर है ना, कि अगर फास्ट बॉलिंग की कंडीशन है या फास्ट बॉलर्स आपको चाहिए तो आपको एक ऑलराउंडर मिल जाता है। तो इमाद वसीम के साथ आपके 4 पेसर खेलते, आपकी बैटिंग भी ना होती ज़्यादा जिसको कहते हैं छोटी ना हो जाती, और उसके अलावा आपके पास बॉलिंग के ऑप्शन भी पूरे। सर भाई आपसे भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इन्होंने आमिर जमाल की बात की, इसी तरह वसीम जूनियर पे हमने बड़ा फ़हीम अशरफ के बाद काफ़ी इन्वेस्ट किया 3-3.5 साल, बट उसको भी नहीं रखा गया। अब इरफान खान नियाजी आ गया, उसको भी कंसेक्टिव चांसेस नहीं मिल रहे। अब कुछ लड़कों को चांस मिलता है, कुछ को लिमिटेड मिलता है, ये कितना एक टीम के एक कम्बिनेशन बनाने में डिस्टर्ब कर सकती है? देखिए ये बड़ी जेन्युइन पॉइंट रेज किया अजहर भाई ने कि जो ऑलराउंडर्स होते हैं वो ना सिर्फ आपको बैटिंग डेप्थ देते हैं बल्कि आपको बॉलिंग में भी बैलेंस देते हैं। अब जो हमें मसला नज़र आ रहा है, इवन जो लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया पाकिस्तान ने, तो जो इंजरी के बाद, इमाद की इंजरी के बाद हमें बैटिंग डेप्थ नहीं नज़र आ रही थी और बड़ा हमारा बैटिंग टेल बहुत लंबी हो गई थी।
तो इस हवाले से एक ऑलराउंडर ऐसा होना चाहिए था हमारी टीम में जो हमें बैटिंग डेप्थ देता और साथ ही बॉलिंग में भी बैलेंस देता। अभी जो करंट डिसीजन हम कर सकते हैं गिवन द सिचुएशन, जो अभी सिचुएशन है कि 2-3 हमने डिसीजन लेने हैं। पहला जो यूएस के खिलाफ हमारा मैच है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूएस अभी एक इन फॉर्म टीम है, उन्होंने अभी कनाडा को हराया, अपने होम में खेल रहे हैं। उसके बाद अगला मैच हमारा इंडिया के खिलाफ संडे को है। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट डिसीजन हमने लेने हैं वो एक तो ये है कि साइम, उस्मान और आज़म, इन तीन में से 2 कौन खेलेंगे, ये एक तो इम्पॉर्टेंट है। अभी जो करंट फॉर्म पे मेरे ख्याल में आपको उस्मान और साइम को डिसाइड को चांस देना चाहिए क्योंकि आज़म तो आउट ऑफ फॉर्म जा रहा है। दूसरा हमने जो डिसीजन लेना है कि हमने देखा है कि हमने 4 फास्ट बॉलर्स के साथ हमने ग्राउंड में उतरना है या फिर 3 फास्ट बॉलर्स के खिलाफ। जो लग रहा है ज़ाहिर लग रहा है कि शाहीन भी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस भी कर रहे हैं और आमिर भी, नसीम आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं। तो आप अबरार को आपको मौका देना चाहिए। अबरार एक ऐसा सरप्राइज पैकेज है कि जो अगर अच्छी बॉलिंग कराए तो अपोजिशन के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं और ये जो यूएस के साथ थर्सडे को मैच है इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि अगर इमाद होता तो पहली चॉइस तो इमाद आपकी बनेंगे। अच्छा, एक ये भी अगर भाई बड़ी इसमें थोड़ा सा ऐड करूँगा, दो तीन नाम में भूल गए। एक तो ये कि आपके जो वसीम जूनियर के अलावा आपके ज़मान खान भी बड़ा इन्वेस्ट किया, उसको भी आपने इन्वेस्ट किया, वो किया हुआ था। उसके अलावा आपके जो स्पिनर हैं इसमें 2 यहाँ पे कंडीशन ऐसी रहेंगी, 2 स्पिनर तो ऑलमोस्ट खेलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आमिर जमाल का एक हो गया और दूसरा ये जो सबसे बड़ा हमें मुझे लगता है सिलेक्शन में जो मैं भूल गया पहले भी कि आपने ओपनर्स का बैकअप, हम कल बात कर रहे थे, बैकअप रखा। अभी अगर आप आज़म को ड्रॉप करते हैं तो उस्मान को या साइम को ऐसे नंबर पे खेलना चाहिए पड़ेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबल शायद ना हो। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर अगेन गेज करना पड़ेगा कि आप आज़म को बिठाते हैं तो 5वें नंबर पे आप या तो इफ्तिखार को खिला के बिल्कुल एंड पे ले जाएं उस बैट्समैन को, साइम को या उस्मान को। लेकिन आई फील कि वहाँ यूटिलिटी के तौर पे सलमान अली आगा भी मैंने बाबर से, लेकिन वो साथ ही नहीं गए। मसला ये कि 15 के अंदर से हमने एडजस्ट करें ना तो बड़ा मुश्किल है आज़म को बिठा के आप या तो शादाब को एज ए बैट्समैन फिर आप बैक करेंगे यार वो 5वें नंबर पे खेलेंगे, फिर इफ्तिखार और फिर इमाद। लेकिन अगेन फिर आपका जो है ना फिर बॉलर्स जो है ना टेल बहुत लंबी हो जाएगी। तो आपको अगर बैट्समैन डालना है तो आपके लिए जो 5वें 6ठे नंबर का बैटर है ना उसमें बैकअप मौजूद नहीं है आपके पास। दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अच्छा, एक ये भी बड़ी डिबेट हो रही है और हमेशा होती है ये कि कुछ प्लेयर को बड़ा लंबा रन दिया जाता है, किसको 2-4 मैचेस के बाद ख़त्म कर दिया। जैसे उस्मान की हमने बात की, 3 मैचेस दिए, उसके बाद उसको फिर 5-6 मैचेस नहीं मिले, फिर 1 मैच मिला। और इसी तरह दूसरी तरफ साइम के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। आल्दो के टैलेंट है, पोटेंशियल है, सब कुछ है, बट आपकी तरफ से एग्जीक्यूशन भी तो चाहिए। अब 25 मैचेस का उसको ऑलमोस्ट ये रन मिल चुका है और दूसरी तरफ बाकी प्लेयर देखते हैं तो बेचारों को किसी को 10 है, 20 है। हारिस को भी उससे पहले हमने देखा कि बहुत इन्वेस्ट किया गया, मोहम्मद हारिस जो कीपर भी थे। तो ये एक प्लेयर को बनाने के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती है और ये बाकी जिसको कम मिलता है उसके माइंड में क्या आती है चीज़, स्टेट ऑफ माइंड होता है कि यार उसको इतना चांस दिया जा रहा है, मुझे सिर्फ 4-5 गेम मुझे मिलती है। देखिए ये डिफरेंस हर जगह रहता है। आप अगर देख लें इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में अगर क्रॉली का देखें तो उसको 25-26 की एवरेज पे बहुत ज़्यादा खिलाया गया, बाकी प्लेयर्स की इससे बेहतर एवरेज ही नहीं खिलाया गया। डिपेंड कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम पे। तो एट टाइम्स रिक्वायरमेंट और पोटेंशियल के ऊपर आपको ज़्यादा चांस मिल जाता है, एट टाइम्स आपके साथ ज़्यादती भी होती है कई प्लेयर्स के साथ जाने अनजाने में। बैलेंस क्रिएट करना बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल लेवल पे समटाइम। जैसे बाबर टेस्ट क्रिकेट में हमने जितना उसको बैक किया, डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया, आज वो बेहतरीन प्लेयर हैं, दुनिया के वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स हैं ऑल फॉर्मेट के। लेकिन 25-26 की एवरेज थी उनकी भी पहले 18-20 पहले शुरू में। तो लेकिन वो एक फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करके दे रहे थे, आपको था ये प्लेयर है। इसी तरह आपको कई दफ़ा ये डिफरेंस नजर आएगा। ये डिफरेंस आता है तो भाई इसमें रात को बात करते हैं जी। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, इंशाल्लाह रात 11 बजे आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।